बात आप सभी को। आप लोग अच्छे हैं? प्रियंका वर्मा गुड मॉर्निंग, नीतीश पाठक गुड मॉर्निंग, ज्योति गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रीवा यादव गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। मुनमुन, प्रियंका प्रियंका, तो बच्चों आइए आज हम लोग एक बार फिर शुरू करते हैं, ठीक है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है। और बोर्ड विजिबल है? बोर्ड पर जो हमने लिखा है आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपरली? ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, ओके ओके। नाउ लेट अस बिगिन दिस क्लास टुडे। अब क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों आपने देखा कि कल के क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। पहले ध्यान से सुनिए, बस 2 मिनट, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था एंग्लो मराठा वॉर के बारे में, और उस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हमने आपको बताया था कि मराठे हैं कौन, इनका उद्भव कैसे होता है, इनका उदय कैसे होता है, और किस तरह से मराठे धीरे धीरे दक्कन के क्षेत्र में मुगलों के विरोध के बावजूद, बीजापुर गोलकुंडा के विरोध के बावजूद धीरे धीरे मराठे एक राजनीतिक शक्ति बनने लगे। दे बिकेम ए पॉलिटिकल पावर, बनने लगे। और उसके बाद किस तरह से मराठों की शक्ति का दक्कन के क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए उत्तरी भारत में किस तरह से विस्तार होता है। इसके बाद हम लोगों ने यह भी देखा कि 1761 में मराठों के सामने एक महान संकट भी आया, एक घोर विपत्ति भी आई, पानीपत का थर्ड वार, जिसमें कुछ समय के लिए मराठे अंधकार में चले गए। ऐसा लगा कि मराठों का पुनः उत्कर्ष नहीं होगा, लेकिन मराठों ने पुनः अपने आप को भारत में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। इसके बाद हमने कल चर्चा किया था कि किस तरह से रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लिए अपने भतीजा का ही हत्या कर दिया, और हत्या करने के बाद जब उसको लगा कि हमें पेशवा के रूप में जो मराठा सरदार हैं स्वीकार नहीं करेंगे, तो रघुनाथ राव ने ब्रिटिश कंपनी से सहायता लेने का प्रयास किया, और 1775 में बंबई की सरकार के साथ उसने सूरत की संधि कर लिया। यहीं तक कल हमने क्लास में चर्चा किया था। सूरत के संधि के बारे में हमने कुछ नहीं बताया था कि सूरत की संधि में क्या प्रावधान थे, उसमें शर्तें क्या थी, उसके बारे में हमने चर्चा नहीं किया था। और आज हम शुरू करेंगे बच्चों। आप देख सकते हैं ब्रिटिश कंपनी का उद्देश्य, यानी कि मराठों के साथ लड़ने के पीछे, मराठों से युद्ध करने के पीछे जो ब्रिटिश कंपनी है,
उसका क्या उद्देश्य है? अरे भाई, तुम मराठों के साथ वार क्यों करना चाहती हो? आखिर मराठों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आपको क्या परेशानी है भाई? मराठों के साथ आप वार क्यों करना चाहते हैं? मराठों ने आपके ऊपर आक्रमण भी नहीं किया है। मराठों ने आपके ऊपर आक्रमण भी नहीं किया है। नंबर 1, मराठों ने आपके क्षेत्र को जीता भी नहीं है। क्षेत्र को जीता भी नहीं है, तो फिर आप मराठों के साथ वार क्यों करना चाहते हैं? यहां 2 प्रश्न है बच्चों, यहां 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न तो यह है कि ब्रिटिश कंपनी का जो उद्देश्य है वो क्या है, जिसके बारे में हमने लिखा है कि ब्रिटिश कंपनी मराठों के साथ वार क्यों करना चाहती है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि ब्रिटिश कंपनी को मराठों के साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित करने वाली स्थिति क्या है? स्थिति क्या है? यहां 2 सवाल हो गया। पहला सवाल तो यह है कि मराठे ब्रिटिश कंपनी के साथ वार क्यों करना चाहते हैं, नंबर 1, ध्यान से सुनिए। और नंबर 2, जब वार करना चाहते हैं तो उनको प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उनको कौन मोटिवेट कर रहा है? उनको प्रेरित कौन कर रहा है कि मराठों के साथ लड़ो? आखिर कुछ ना कुछ कारण तो होगा। मान लीजिए कि हम आपके साथ लड़ाई करना चाहते हैं, नीतीश, मान लो हम तुम्हारे साथ लड़ाई करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं, एक तो कारण ये हो गया, और दूसरा, मेरे मन में नीतीश के साथ लड़ाई करने का जो विचार आया है उसके पीछे कारक क्या है? समझिए, 2 सवाल हो रहा है। एक तो हम नीतीश के साथ वार क्यों करना चाहते हैं, और दूसरा, नीतीश के साथ वार करने के विचार हमारे दिमाग में कैसे आ गया। तो देखिए, पहला उद्देश्य है कपास उत्पादक क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करना, अपना नियंत्रण स्थापित करना। यह ब्रिटिश कंपनी का पहला उद्देश्य है। कपास, कॉटन, ध्यान दीजिए, ब्रिटिश कंपनी का मराठों के साथ वार करने का पहला उद्देश्य है, आराम से, कि कपास के उत्पादक क्षेत्र पर ब्रिटिश कंपनी कब्जा करना चाहती है। क्या करना चाहती है? कब्जा करना चाहती है, ताकि वहां से कच्चा माल प्राप्त हो सके। यानी कि महाराष्ट्र से हम कपास ले लेंगे और उसे इंग्लैंड भेजेंगे, और इंग्लैंड के कल कारखानों में उस कपास से कपड़े बनेंगे, और वे सारे कपड़े भारत में आएंगे और यहां के बाजार में बेचा जाएगा और लाभ कमाया जाएगा। सीधी सी बात है। यह पहला हो गया, यानी कि यह व्यापारिक कारण है। क्या है? व्यापारिक कारण। यह व्यापारिक कारण हो गया। उनका जो पहला उद्देश्य है, दैट इज कमर्शियल रीजन, वो क्या है? व्यापारिक कारण है। और दूसरा उद्देश्य है कि बंबई के सुरक्षा के लिए भी जरूरी था, ध्यान से, बंबई के सुरक्षा के लिए भी जरूरी था
कि सालसेट और बेसिन के क्षेत्र पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार हो जाए। सालसेट एवं बेसिन के क्षेत्र पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाए, इन दोनों क्षेत्रों पर। तो आइए जरा मैप के माध्यम से हम देखते हैं। देखिए, ये एरिया जो है, ये यहां पर है बेसिन, ये बेसिन का एरिया है। इसके जस्ट नीचे जो है ये बिंदु, यहां पर सालसेट है, सालसेट। और इसके जस्ट नीचे क्या है? बॉम्बे है, बॉम्बे। बॉम्बे हो गया। और यहां पर है पूना, और इसके नीचे यहां पर है सतारा, सतारा। ठीक है, यही जो है लोकेशन है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जो पहले सालसेट है और बेसिन है, ध्यान दीजिएगा, इसका इतिहास जान जाइए। जो बेसिन और सालसेट है, ये दोनों टापू है। ये दोनों स्थान क्या है? टापू है, टापू है। और ये दोनों स्थान पहले गुजरात के अंतर्गत आया करता था। ये दोनों स्थान पहले जो गुजरात का शासक था उसके अंडर में आता था। ये दोनों गुजरात के शासक के कब्जे में था। गुजरात से पुर्तगालियों ने इन दोनों स्थानों को प्राप्त कर लिया। गुजरात से पुर्तगालियों ने इन दोनों स्थान को छीन लिया। ध्यान दीजिएगा, बेसिन और सालसेट को पुर्तगालियों ने गुजरात के शासक से छीन लिया। और इसके बाद 1739 में, ध्यान दीजिए, 1739 में मराठों ने बेसिन और सालसेट दोनों को पुर्तगालियों से छीन लिया। 1739 में मराठों ने बेसिन तथा सालसेट को पुर्तगालियों से छीन लिया। अब किसका बारी था? अब अंग्रेजों का बारी था। यानी अब अंग्रेज चाहते थे कि सालसेट और बेसिन को हम छीन लें, ये हमारे कब्जा में आ जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बंबई के पड़ोस में है, बंबई के पड़ोस में है दोनों, बेसिन सालसेट। और जो बंबई है वो ब्रिटिश कंपनी का प्रेसिडेंसी है। क्या है? प्रेसिडेंसी। भारत में उनका 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था। भारत में ब्रिटिश कंपनी का 3 प्रेसिडेंसी शहर हुआ करता था। एक हो गया फोर्ट विलियम, ये फोर्ट विलियम हो गया, ये उनका राजधानी भी था, राजधानी भी था। दूसरा प्रेसिडेंसी है सेंट फोर्ट जॉर्ज, मद्रास। और तीसरा प्रेसिडेंसी क्या है? ये बॉम्बे, ये बॉम्बे। यानी कि भारत में ब्रिटिश कंपनी का 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था, 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था। बॉम्बे, फोर्ट विलियम
एंड सेंट फोर्ट जॉर्ज। अब समझिए, तो मैंने कहा कि ब्रिटिश कंपनी का पहला उद्देश्य था कि जो ये एरिया है, ये जो एरिया है, ये कॉटन के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ये कॉटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। ये पूरा एरिया कॉटन का बेल्ट था। और ये मसालों के लिए प्रसिद्ध था, मालाबार मसालों के लिए। और ये पश्चिमी तट जो है किसके लिए? कॉटन के लिए। तो ब्रिटिश कंपनी का पहला उद्देश्य था कि जो कॉटन बेल्ट है, ये हमारे कब्जे में आ जाए, नंबर 1। और नंबर 2, बंबई के सुरक्षा के लिए जरूरी है कि बेसिन और सालसेट पर हमें कब्जा करना ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोण से हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। हम तब तक महफूज नहीं हैं जब तक कि हमारे प्रेसिडेंसी के पड़ोस में 2 टापू हमारे कब्जे में नहीं आ जाते। वी आर नॉट सेफ, हम सुरक्षित नहीं। यही सबसे 2 खास उनका उद्देश्य था। ध्यान दीजिएगा, यही उनका सबसे खास उद्देश्य था। अब मैं ये बताना चाहता हूं, इन दोनों उद्देश्य के पीछे वे कौन से कारक थे जो उनको मोटिवेट कर रहे थे, दैट वॉज पुशिंग देम टू फाइट ए वॉर अगेंस्ट मराठा। सवाल यही है, वे कौन से कारक थे जो मराठों को पुश कर रहे थे, गो एंड फाइट ए वॉर, जाओ लड़ाई करो। वो कौन से कारक थे? उसका उत्तर मैं देने जा रहा हूं। देखिए, जितना प्रश्न अपने से करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, और प्रश्न करने के बाद आप उसका उत्तर देंगे, उतना ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट आपका विचार होगा। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है? क्वेश्चन टू yourself and then get the reply. Again, question to yourself, get the reply. Again, question to yourself, get reply. सिविल का यही तैयारी होता है। इसी तरह से सिविल का तैयारी करना है। क्वेश्चन टू योरसेल्फ, अपने से प्रश्न कीजिए, उसका उत्तर पाइए। प्रश्न कीजिए, उससे उसका उत्तर पाइए। इसका परिणाम होगा कि जो चैप्टर पढ़ेंगे आप, उस चैप्टर में कोई प्रश्न शेष नहीं रह जाएगा। कोई प्रश्न शेष नहीं रह जाएगा। हर प्रश्न का उत्तर आपके पास होगा। और इसके बाद जो आप लिखेंगे वह अकाट्य होगा, अकाट्य। उसको कोई काट नहीं पाएगा। कारण सरगर्भित होगा, सटीक होगा, सरल होगा, टू द पॉइंट होगा। ध्यान दीजिएगा। और यही कारण है कि मैं जो भी टॉपिक आपके सामने रखता हूं, उसका मैं इतना ऑपरेशन करने का प्रयास करता हूं, इतना शल्य चिकित्सा करने का प्रयास करता हूं कि उस टॉपिक में एक रोग शेष न रह जाए। ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं कि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा मराठों के साथ संघर्ष
करने के लिए प्रेरक प्रेरक तत्व प्रेरक तत्व प्रेरक तत्व मीन्स मोटिवेटिंग एलिमेंट्स for the British to fight a war with Marathas, हेडिंग यही है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहला कारण है, सबसे पहला जो कारक है वह है क्या भाई? 1, पानीपत के महाविपत्ति से मराठे पानीपत के महाविपत्ति से मराठे अभी उबरे नहीं हैं। पानीपत के महाविपत्ति से मराठे अभी उबरे नहीं हैं। उबरे का मतलब होता है अभी चंगा नहीं हुए हैं, अभी ठीक नहीं हुए हैं। यह पहला पॉइंट है। यानी कि ब्रिटिश कंपनी के दिमाग में चल रहा था कि पानीपत में जो मराठों का निर्णायक रूप से पराजय हुआ, उस पराजय से मराठे अभी तक उबर नहीं पाए, यानी अभी तक ठीक ठाक नहीं हुए हैं, अभी तक दे आर नॉट रिकवर्ड, उनका रिकवरी अभी तक नहीं हुआ है। यह पहला पॉइंट। तो कंपनी क्या सोच रही है कि चूंकि अभी वे पानीपत के संकट से, पानीपत के उस महाविपत्ति से अभी उबरे नहीं हैं, तो यही समय है कि जब शत्रु कमजोर है तो अभी उस पर हमें आक्रमण करना चाहिए। शत्रु अभी कमजोर है, अभी हमें उसको दबाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब रिकवर हो जाएगा, उस ठीक ठाक हो जाएगा, तो फिर उसको हराना हमारे लिए आसान नहीं होगा। ये उनका पहला कारक था, ध्यान देना। लॉजिकल भी लग रहा है, लॉजिकल भी है, तार्किक भी है। दूसरा कारक क्या है बच्चों? दूसरा कारक है, ध्यान देना, दूसरा कारक है कि रघुनाथ राव ने नारायण राव का हत्या कर दिया तथा मराठे दो गुटों में बट गए। मराठे दो गुटों में बट गए, यानी घरेलू संकट से लाभ उठाया जाए, ये देखिए, ये उनका दूसरा जो है प्रेरक कारक था। जो संघर्ष ब्रिटिश कंपनी करती है मराठों के साथ, उसके पीछे ये दूसरा जो है उनका प्रेरक कारक है। क्या है समझिए।
रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या कर दिया, जो पेशवा था। और नारायण राव का हत्या करने के बाद वह स्वयं अपने को पेशवा बनाना चाहता था, लेकिन नाना फडणवीस फडणवीस के हस्तक्षेप के कारण, जो एक उस समय का प्रभावशाली एवं योग्य मराठा सरदार था, जो नाना फडणवीस हैं, वह उस समय मराठों के बीच में एक बुद्धिमान, एक ईमानदार, एक कुशल प्रशासक था, जो केवल मराठों के बारे में ही सोचता था। उसका जीवन का एक ही परम लक्ष्य था कि जिस तरह से मराठे पानीपत के वार से पहले हिंदुस्तान के सबसे बड़ी शक्ति थी, हम चाहते हैं उस इतिहास को एक बार दोहराना। आदमी बहुत अच्छा था। इसने कहा कि नहीं, रघुनाथ राव को हम पेशवा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह आदमी अच्छा नहीं। जो आदमी अपना भतीजा का हत्या कर देता है, वह मेरा भी हत्या कर सकता है, वह मराठों का हत्या कर सकता है। ऐसा आदमी को हम पेशवा नहीं बनाएंगे। जिसका परिणाम हुआ कि जो मराठे हैं वे दो भागों में बट गए। कुछ मराठों ने रघुनाथ राव को समर्थन कर दिया, जो स्वार्थी टाइप के लोग थे, और जो राजभक्त थे, जो देशभक्त थे, जिनके मन में मराठा स्वराज्य के प्रति प्रेम था, उन लोगों ने नाना फडणवीस का समर्थन कर दिया, जो माधव नारायण राव को पेशवा बनाना चाहता था, जो माधव नारायण राव को पेशवा के पद पर बैठाना चाहता था। ये कौन है माधव नारायण राव? ये नारायण राव का पुत्र है। माधव नारायण राव जो है, ही वॉज ए सन ऑफ नारायण राव, उसका पुत्र है। और इसी बात को लेकर के मराठों के बीच में आपसी फूट हो गया, घरेलू संकट हो गया। और ध्यान देना, मैंने बताया था कि ब्रिटिश कंपनी की पॉलिसी थी कि जब कोई राज्य अपने बुरे दौर से गुजरेगा, जब कोई राज्य किसी समस्या का सामना कर रहा है, जब कोई राज्य में राजनीतिक अव्यवस्था पैदा हो गई है, उसी समय हमें उस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उस समय वह राज्य हमारा मुकाबला, हमारा सामना संगठित रूप से नहीं करेगा और हम उस पर कब्जा कर लेंगे। यह भी एक कारण था कि ब्रिटिश कंपनी ने सोचा कि मराठों के आपसी फूट से लाभ उठाया जाए। पढ़िए, घरेलू संकट से लाभ उठाया जाए, यानी आपसी फूट से लाभ या फायदा उठाया जाए। यह उनका दूसरा पॉलिसी था, यह उनका दूसरा पॉलिसी था। ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या था? तीसरा था कि तीसरा जो प्रेरक तत्व था वो था कि फ्रांसीसी कंपनी तथा
बंगाल पर विजय प्राप्त हो जाने से अंग्रेजी कंपनी का मनोबल बढ़ा था। यह तीसरा कारक है। फ्रांसीसी कंपनी तथा बंगाल पर विजय 1760, 1764, 1760, 1764 विजय प्राप्त हो जाने से अंग्रेजी कंपनी का मनोबल बढ़ा था, उसका आत्मविश्वास बढ़ा था। उसे लगता था हम तो किसी को हरा देंगे, हिंदुस्तान में हमारा सामना करने वाला कोई नहीं है, उसके दिमाग में चल रहा था। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये पॉइंट है कि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा मराठों के साथ संघर्ष करने के पीछे उनको प्रेरित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, अब मैं अगला पॉइंट लेता हूं। अगला पॉइंट है बच्चों, आंग्ल मराठा संघर्ष के विभिन्न चरण, आंग्ल मराठा संघर्ष के विभिन्न चरण। ठीक है, अब यहां पर प्रथम चरण, प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष, प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष, प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष। समय 1775 से लेकर 1782 के बीच में, 1775 टू 1782। मुख्य पार्टी ब्रिटिश कंपनी, वारेन हेस्टिंग, मराठा। मुख्य पार्टी ब्रिटिश कंपनी, वारेन हेस्टिंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, और दूसरा पार्टी है मराठा। अगला पॉइंट, घटनाक्रम का विकास, घटनाक्रम का विकास, घटनाक्रम का विकास, घटनाक्रम का विकास। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़े हम। आप लिख लिए, आप सभी लिख लिए।
ठीक है, इसे मिटा देते हैं हम, इसे मिटा देते हैं। अब घटनाक्रम में सबसे पहला जो पॉइंट होगा वह लिखिए सूरत की संधि। सूरत की संधि 1775, 1775 सूरत की संधि, पहला पॉइंट 1775। ठीक है, यह घटनाक्रम के विकास में पहला पॉइंट हम लोग का होगा। घटनाक्रम के विकास में यह हमारा पहला पॉइंट होगा, सूरत की संधि। तो चलिए जरा बताइए, सूरत की संधि किसके किसके बीच हुई थी? पुष्पा रानी, चलो बताओ आप। सूरत की संधि किसके किसके बीच हुआ? ज्योति ने कहा ब्रिटिश कंपनी और रघुनाथ राव के बीच। वेरी गुड ज्योति, बहुत सुंदर। प्रियंका ने कहा रघुनाथ राव ब्रिटिश कंपनी। जुबैर खान ने कहा रघुनाथ राव ब्रिटिश कंपनी। अच्छी बात है। रीवा ने भी सही उत्तर दिया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब चलिए ये बताइए, पूजा ने भी सही बताया। चलिए अब बताइए संधि में क्या कहा गया? संधि में क्या कहा गया? राइट डाउन। अमन कुमार, गलत है आपका उत्तर। अमन कुमार, यू आर रॉन्ग। अमन ने उत्तर दिया कि माधव राव के बीच हुआ था। माधव राव और ब्रिटिश कंपनी के बीच। गलत है अमन, ये आपका आंसर गलत है। यह संधि हुआ था रघुनाथ राव और ब्रिटिश कंपनी के बीच। इसको सुधार लेना, ठीक है। चलिए तो लिखिए, इसमें लिखिए यह संधि रघुनाथ राव तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ था। ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ था। यह संधि रघुनाथ राव तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ था। संधि के शर्तें, संधि के शर्तें, संधि के शर्तें। रघुनाथ राव को ब्रिटिश कंपनी ने मराठों का पेशवा बनाने का आश्वासन दिया। रघुनाथ राव को ब्रिटिश कंपनी ने मराठों का पेशवा बनाने का प्रॉमिस किया, वायदा किया, आश्वासन दिया। दूसरा शर्त, रघुनाथ राव को पुरस्कार के रूप में, रघुनाथ राव को पुरस्कार के रूप में सालसेट तथा बेसिन का क्षेत्र देना था। रघुनाथ राव को, ब्रिटिश कंपनी को, रघुनाथ राव को पुरस्कार के रूप में सालसेट तथा बेसिन का क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी को देना था। सालसेट तथा बेसिन का क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी को पुरस्कार के रूप में देना था। ठीक है,
अब नीचे लिखिए परिणाम, परिणाम, इसका परिणाम लिखिए परिणाम। रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए, रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए, पेशवा बनाने के लिए बंबई की सरकार तथा मराठों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए बंबई की सरकार तथा मराठों के बीच संघर्ष शुरू हो गया, संघर्ष शुरू हो गया, संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है, ये घटनाक्रम के विकास में ये पहला पॉइंट फिनिश हो गया, पहला पॉइंट समाप्त हो गया। इसको आपने समझ लिया। बस इसमें इतना समझना है बच्चों कि ब्रिटिश कंपनी चाहती थी कि मराठों के बीच से भी हमें कोई मिर्जाफर मिल जाए, मराठों के बीच से भी हमें कोई मिर्जाफर मिल जाए, ताकि मिर्जाफर के सहारे हम महाराष्ट्र के राजनीति में प्रवेश कर जाएं और जल्दी ही ब्रिटिश कंपनी को रघुनाथ राव के रूप में एक मिर्जाफर प्राप्त हो गया, जो पेशवा बनने के लिए न केवल अपना भतीजा का हत्या कर दिया, बल्कि मराठों के विरुद्ध ब्रिटिश कंपनी के साथ एक समझौता भी कर लिया कि यदि आप मुझे पेशवा बना देंगे तो आप जो कहेंगे हम आपको दे देंगे। ब्रिटिश कंपनी ने कहा कि ठीक है, हम आपको पेशवा बनाएंगे, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? रघुनाथ राव ने कहा कि हम सालसेट और बेसिन आपको दे देंगे। आप खुश हैं? तो हां। और समझौता हो गया। समझौता होने के बाद अब जो बंबई की सरकार है ब्रिटिश कंपनी का, उसने मराठों के साथ वार शुरू कर दिया। भाई समझौता हुआ है तो पेशवा तो बनाना है ना, और जब पेशवा बनाना है तो जो पहले से पूना में पेशवा बैठा है उसको तो हटाना पड़ेगा। जब तक माधव राव को हम हटाएंगे नहीं तब तक ये रघुनाथ राव पेशवा कैसे बनेगा, और माधव राव कैसे हटेगा? वो तो ऐसे हटेगा नहीं, उसको हमें बलपूर्वक हटाना पड़ेगा। इसी बात को लेकर के बंबई की सरकार तथा मराठों के बीच में वार की शुरुआत हो गई। ये आपका घटनाक्रम का पहला भाग था। अब घटनाक्रम का दूसरा भाग पर हम चर्चा करते हैं। तो आप तैयार हो जाइए, लिखिए अगला पॉइंट नंबर 2, घटनाक्रम के विकास में पॉइंट नंबर 2 लिखिए। दूसरा, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि 1776 वारेन हेस्टिंग तथा मराठों के बीच वारेन हेस्टिंग तथा मराठों के बीच, वारेन हेस्टिंग तथा मराठों के बीच शर्त, इसका प्रोविजन, शर्त लिखिए। इस संधि के द्वारा
इस संधि के द्वारा सूरत की संधि को निष्क्रिय कर दिया गया। इस संधि के द्वारा सूरत की संधि को अस्वीकार कर दिया गया, निष्क्रिय कर दिया गया, मतलब अब उसका कोई यूज नहीं है। इस संधि के द्वारा सूरत की संधि को निष्क्रिय बना दिया गया या उसे अस्वीकार कर दिया गया। तथा माधव नारायण राव को मराठों का वास्तविक पेशवा मराठों का वास्तविक पेशवा स्वीकार किया गया। वास्तविक पेशवा स्वीकार किया गया। तथा रघुनाथ राव के पक्ष को छोड़ दिया गया। तथा रघुनाथ राव के पक्ष को छोड़ दिया गया। रघुनाथ राव के पक्ष को छोड़ दिया गया। दूसरा शर्त, ये तो पहला शर्त था। दूसरा ब्रिटिश कंपनी के पास केवल सालसेट के क्षेत्र को छोड़ दिया गया। ब्रिटिश कंपनी के पास केवल सालसेट के क्षेत्र को छोड़ा गया, जबकि बेसिन को मराठों के अधीन ही माना गया। जबकि बेसिन को मराठों के अधीन ही माना गया। अधीन ही माना गया। ये आपका दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चों, आप देखोगे कि जो उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। ये उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल था और उस समय यह मराठों से युद्ध नहीं करना चाहता था। उस समय यह मराठों से युद्ध नहीं करना चाहता था। युद्ध करने का विचार तो था, लेकिन अभी नहीं। युद्ध करने का विचार तो था, लेकिन समय अभी नहीं था। बाद में करेंगे, हम अभी नहीं करेंगे। अभी कुछ परेशानियां हैं, अभी हम उसको समाप्त कर लेंगे, तब हम करेंगे, लेकिन अभी वार नहीं करेंगे। और यही कारण है कि जैसे इसको सूचना मिली कि बंबई की सरकार ने सूरत की संधि कर लिया है,
और उस संधि के द्वारा जो बंबई की सरकार है और मराठे जो हैं, उन दोनों के बीच वार शुरू हो गया है। जैसे इसको पता लगा, इसने तुरंत अपना एक दूत भेज करके और पुरंदर की संधि कर लिया। पुरंदर की संधि कर लिया। जैसे सूचना मिला कि बंबई की सरकार ने सूरत की संधि कर लिया है और मराठों के साथ संघर्ष शुरू भी हो गया है, इसने बहुत जल्दीबाजी में अपना दूत भेजा और मराठों के साथ पुरंदर की संधि कर लिया। और संधि करके जो सूरत की संधि था उसको अस्वीकार कर दिया और रघुनाथ राव के पक्ष को छोड़ दिया और कह दिया कि हम भाई आपके साथ लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। आपका पेशवा माधव नारायण राव है, हम भी उसे मानते हैं। अब हमें रघुनाथ राव से कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी हमें रघुनाथ राव से कुछ लेना देना नहीं। ठीक, 2 पॉइंट हो गया। अब अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है कि जब पुरंदर के संधि के द्वारा, अगला प्रश्न है कि पुरंदर की संधि के द्वारा सूरत की संधि को, सूरत की संधि को अस्वीकार कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, कर दिया गया, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्यों, क्यों? ये बेसिक सवाल है, पढ़िए ध्यान से। सवाल यह है कि जब पुरंदर की संधि के द्वारा वारन हेस्टिंग ने सूरत की संधि को अस्वीकार कर दिया, तो ऐसा क्या हो गया कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार शुरू हो गया? जब पुरंदर के संधि के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो ही गया था, आपने माधव नारायण राव को पेशवा मान लिया था, संघर्ष बंद भी हो गया था, तो ऐसा क्या हो गया कि पुरंदर के संधि के बावजूद वारन हेस्टिंग ने अंतोगत्वा मराठों के साथ वार किया? ऐसा क्या कारण था? ऐसा क्या कारण था? चलिए जरा बताइए आप। पुरंदर के संधि के बावजूद वारन हेस्टिंग ने मराठों के साथ फर्स्ट एंग्लो मराठा वार क्यों किया? यानी अपने निर्णय को क्यों बदल दिया? बताइए। विद्या ने कहा चलिए। ज्योति, क्योंकि कंपनी आरती साम्राज्यवादी, देखिए, हां, बाजुरा ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। एक बाजुरा ने उत्तर अच्छा दिया एक, ठीक है। नीतीश ने भी सही उत्तर दिया। मराठे और फ्रांस नजदीक आ रहे थे, बहुत सुंदर, ठीक है। ध्यान से सुनिए और लिखिए, दोनों काम करना है। देखिए, प्रश्न है
कि प्रश्न है, व्हाई डिड वॉरेन हेस्टिंग चेंज हिज डिसीजन आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर? पुरंदर, यही सवाल है। सवाल यही है, व्हाई डिड वॉरेन हेस्टिंग चेंज हिज डिसीजन आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर? पुरंदर के संधि के बाद वॉरेन हेस्टिंग ने अपना निर्णय को क्यों बदल दिया? मेरा सवाल यही था। तो आइए इसका उत्तर मैं देने जा रहा हूं, और इसका उत्तर 2 पॉइंट में है। इसका उत्तर 2 पॉइंट में है। इसका उत्तर 2 पॉइंट में। क्या क्या है? नंबर 1, पहला ब्रिटिश कंपनी के लंदन स्थित अधिकारी बंबई सरकार को समर्थन दे रहे थे। पहला पॉइंट। दूसरा, बड़गांव की संधि ब्रिटिश कंपनी के लिए सम्मानजनक नहीं थी। और तीसरा, मराठा प्लस फ्रांसीसियों के बीच बढ़ते हुए संबंध। ये 3 कारण हैं। ये 3 कारण है जिसके वजह से वॉरेन हेस्टिंग को अपना निर्णय बदलना पड़ा तथा बंबई की सरकार को समर्थन करना पड़ा। ध्यान से, ये 3 कारण हैं जिसके वजह से ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को अपना निर्णय बदलना पड़ा और बंबई की सरकार को समर्थन करना पड़ा। तो आइए इन तीनों के बारे में थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। पहला जो कारण है उसमें कहा गया कि ब्रिटिश कंपनी के लंदन स्थित अधिकारी बंबई सरकार को समर्थन कर रहे थे। यानी जो कंपनी के जो संचालक थे लंदन में, ध्यान से, जो कंपनी के संचालक लंदन में थे, उनके द्वारा बंबई की सरकार
को समर्थन किया गया, यानी वे लोग युद्ध चाहते थे। यानी जो लंदन स्थित अधिकारी थे वे मराठों के साथ युद्ध चाहते थे, और यही वजह है कि सूरत की संधि को उनके द्वारा समर्थन किया गया। नंबर टू, जब वारेन हेस्टिंग ने पुरंदर की संधि कर लिया और पुरंदर की संधि के द्वारा सूरत की संधि को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन जो बंबई की सरकार है उसने अपना बॉस, उसने अपना सुप्रीम कमांडर, उसका बॉस जो गवर्नर जनरल है, उसके निर्णय को स्वीकार नहीं किया। यानी देखो, ये बंबई हो गया, यहां बैठता है गवर्नर, ये मद्रास हो गया, यहां बैठता है गवर्नर, और ये फोर्ट विलियम हो गया, यहां बैठता है गवर्नर जनरल। और ये पूरे भारत में ब्रिटिश कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी यही है, ये राष्ट्रपति है एक तरह से। यानी बंबई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर इसके अंडर में है। तो नियम कहता है कि जब तुम्हारा बॉस ने पुरंदर के संधि के द्वारा सूरत की संधि को अस्वीकार कर दिया, तो नियम कहता है कि आपको बात मानना चाहिए था, आपको अपने बॉस की बातों को मानना चाहिए था। लेकिन ये नहीं मानता है, यह कहता है कि नहीं, हम पुरंदर की संधि के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हमने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने का आश्वासन दिया है और बदले में रघुनाथ राव ने हमें बेसिन दिया है, हमें सालसेट दिया है, हम उनको बनाएंगे। वारेन हेस्टिंग बोल रहा है तो बोलने दीजिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हम सूरत की संधि को मानते हैं, उसको हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसी बात को लेकर के बच्चों आप देखोगे कि मराठे तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच संघर्ष शुरू हो गया, और उस छोटा सा संघर्ष में मराठों ने ब्रिटिश कंपनी को पराजित कर दिया। ये देखो, पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद उनके साथ बड़गांव की संधि कर लिया। कौन? मराठों ने। ब्रिटिश कंपनी को पराजित करने के बाद उनके साथ बड़गांव की संधि कर लिया, और यह संधि ब्रिटिश कंपनी के सम्मान के लिए उचित नहीं था। यह हार की संधि थी। यह संधि किसकी थी? हार की थी। बच्चों, इस संधि में देखोगे आप, इस संधि में देखोगे कि साफ साफ कहा गया है, ध्यान से सुनो, बड़गांव की संधि में साफ साफ कहा गया है कि अभी तक जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने कब्जा किया है, अभी तक मराठों के जिन जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने कब्जा किया है, उसको वापस करना पड़ेगा, उसको वापस करना पड़ेगा। समझे आप? बड़गांव की संधि में कहा गया कि ब्रिटिश कंपनी ने जिन जिन मराठों के क्षेत्रों पर कब्जा किया है, उससे वापस करना पड़ेगा। इसका परिणाम जानते हैं क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि पुरंदर की संधि के द्वारा, पुरंदर की संधि के द्वारा, पुरंदर की संधि के द्वारा प्राप्त लाभ भी उनके हाथों से निकल गया, उनके हाथों से निकल गया।
बड़गांव की संधि के द्वारा एक ऐसा शर्त जोड़ दिया गया कि पहले मराठों ने जिन क्षेत्रों को ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया था, दे दिया था, उससे भी हाथ धोना पड़ा। यानी कम से कम आपके पास सालसेट तो था, कम से कम पुरंदर ने आपको क्या दिया था? सालसेट दिया था। पुरंदर ने आपको सालसेट दिया था। लेकिन जब बड़गांव की संधि हो गई तो ये भी आपके हाथों से निकल गया। बड़गांव के संधि के बाद ये भी आपके हाथों से फुर निकल गया। और इस बात को लेकर के ध्यान रखना, इस बात को लेकर के, इस बात को लेकर के जो वारन हेस्टिंग था वो बहुत परेशान था। उसको लगता था कि हमारा पूरा सम्मान चला गया, अब हमसे कौन डरेगा। पहले लोग सोचते थे कि ब्रिटिश कंपनी बहुत मजबूत है, हमने मैसूर को हराया है, हमने बंगाल में 3 राजाओं को हराया है, अब हमने फ्रांस की कंपनी को हराया है, अब हमसे कौन भयभीत होगा, कौन डरेगा। लोग कहेंगे अच्छा वही ब्रिटिश कंपनी जिसको मराठों ने हरा दिया, इसका तो हमें प्रतिशोध लेना पड़ेगा, इसका बदला लेना पड़ेगा। बड़गांव में जो पराजय हुई है उसका बदला जब तक नहीं लेते हैं तब तक हमारा छवि खराब रहेगा। अपनी छवि को धूमिल होने से बचाने के लिए, निष्कर्ष है, अपनी छवि को धूमिल होने से बचाने के लिए जरूरी है कि हमें मराठों को एक युद्ध में पराजित करना पड़ेगा, एक युद्ध में पराजित करना पड़ेगा। और तब जाकर के जो हमारा छवि बड़गांव ने खराब कर दिया है उस छवि को हम पुनः उठा सकते हैं। ध्यान दीजिए। और तीसरा कारण क्या था? मैंने कहा 2 कारण तो हो गया, तीसरा कारण मैंने बताया है कि मराठा और फ्रांसीसियों के बीच में अब संबंध बनने लगे थे, नजदीकियां बढ़ रही थी। यह तीसरा कारण है। तो जरा इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। देखिए, जुलाई 1776 में, जुलाई 1776 में अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गई। और इसमें अमेरिका को फ्रांस ने भी समर्थन किया। इसमें अमेरिका को फ्रांस ने भी समर्थन कर दिया। ये भारत है, ये अमेरिका हो गया। अब देखिए यहां क्या होता है। यहां फ्रांसीसी अधिकारी तथा मराठों के बीच संपर्क बढ़ रहे थे। भारत में फ्रांसीसी अधिकारी तथा मराठों के बीच संपर्क बढ़ रहे थे। ये इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड हो गया,
अब ब्रिटिश सरकार सोच रही है कि जैसे अमेरिका में, ब्रिटिश सरकार सोच रही है कि जैसे अमेरिका में मेरे खिलाफ फ्रांस ने अमेरिका के लोगों को सहायता कर दिया, जैसे अमेरिका में फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिकी लोगों को सहायता कर दिया, यह संभव हो सकता है कि भारत में भी फ्रांस और मराठों के बीच क्या हो सकता है? ब्रिटिश विरोधी गुट बन सकता है। यह संभव है कि अमेरिका के तरह भारत में भी इंग्लैंड के खिलाफ क्या फ्रांस और मराठों के बीच एक गुट बन सकता है, एक ज्वाइंट अलायंस बन सकता है। और यही कारण है बच्चों, यही तीन कारण है जो मैंने बताया कि वारेन हेस्टिंग ने सोचा कि अब हमें भी बंबई की सरकार को सहायता करना चाहिए। और जैसे ही ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने अपना निर्णय बदला, वैसे ही एंग्लो मराठा संघर्ष शुरू हो गया। तो आगे लिखिए अगला पॉइंट। ये पॉइंट नंबर कितना होगा? शायद तीसरा होगा या चौथा होगा? तीसरा है, ठीक है। लिखिए 1775 से 1782 के बीच आंग्ल मराठा संघर्ष जारी रहा। अंततः 1782 में सलवाई की संधि 1782 में सलवाई की संधि के द्वारा दोनों पक्षों के बीच में शांति स्थापित हो गई। दोनों पक्षों के बीच में शांति स्थापित हो गई। दोनों पक्षों के बीच में शांति स्थापित हो गई। हो गया। अब नीचे लिखिए सलवाई की संधि। उसके नीचे समय 1782।
पार्टी, ब्रिटिश कंपनी, मराठे। ब्रिटिश कंपनी और मराठे। तीसरा, संधि के शर्तें, संधि के शर्तें, संधि के शर्तें। नंबर 1, पहला, पहला, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के द्वारा, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के द्वारा, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के द्वारा जीते गए क्षेत्रों को, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के द्वारा जीते गए क्षेत्रों को वापस करने का वायदा किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के द्वारा जीते गए क्षेत्रों को वापस करने का वायदा किया, वापस करने का वायदा किया, वापस करने का वायदा किया। दूसरा, ब्रिटिश कंपनी ने माधव नारायण राव को मराठों का पेशवा स्वीकार कर लिया। माधव नारायण राव को मराठों का पेशवा स्वीकार कर लिया, मराठों का पेशवा स्वीकार कर लिया। और रघुनाथ राव के पक्ष को छोड़ दिया, और रघुनाथ राव के पक्ष को छोड़ दिया, रघुनाथ राव के पक्ष को छोड़ दिया। तीसरा, सालसेट तथा एलिफेंटा, सालसेट तथा एलिफेंटा के क्षेत्र को, सालसेट तथा एलिफेंटा के क्षेत्र को ब्रिटिश कंपनी के हाथों में दे दिया गया, ब्रिटिश कंपनी के हाथों में सौंप दिया गया, ब्रिटिश कंपनी के हाथों में दे दिया गया, ब्रिटिश कंपनी के हाथों में सौंप दिया गया। नेक्स्ट, मराठों ने स्वीकार किया, मराठों ने यह भी स्वीकार कर लिया, मराठों ने यह भी स्वीकार कर लिया कि वे दक्षिण के क्षेत्र में ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध, ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध बनने वाले किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे। लास्ट पॉइंट लिखिए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्र में, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्र में
हस्तक्षेप न करने का वायदा किया। एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करने का वायदा किया। हस्तक्षेप न करने का वायदा किया। ठीक है। यानी कि पहला आंग्ल मराठा संघर्ष समाप्त हो गया। अब यहां पर हम आपको कुछ प्रश्न देने जा रहे हैं, और जो मेरा प्रश्न है उसका संबंध केवल और केवल प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष से होगा। जो हम प्रश्न देने जा रहे हैं, उनका संबंध केवल और केवल प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष से होगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि इस फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर से यूपीएससी ने कब कब कौन कौन से प्रश्न पूछा है। देखिए, मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है। ये यूपीएससी का पेपर है, जो आपके पास भी होगा। पिछले 10-15 सालों का पेपर दिया हुआ है इसमें। और इसमें हमने जो टॉपिक निकाला है वो टॉपिक है भारत में ब्रिटिश प्रसार। अब चूंकि बंगाल हो चुका है, बंगाल को हम छोड़ देते हैं। मैसूर हो चुका है, मैसूर को भी छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं मराठों पर। तो देखिए मराठों पर क्या सवाल पूछा है। इससे पहला से एक सवाल आया है, इस आंग्ल मराठा युद्ध ने यानी फर्स्ट, जो नारायण राव की हत्या से सलवाई संधि तक 9 वर्षों तक जो संघर्ष चलता रहा, उसने मराठा राष्ट्र की उस जीवन शक्ति को सुस्पष्ट कर दिया जो पानीपत की घोर विपत्ति अथवा उसके महान पेशवा माधव राव के मृत्यु के पश्चात भी समाप्त नहीं हुई थी। समीक्षा कीजिए। एक सवाल ये आया है। दूसरा सवाल आया है, देखिए, अंग्रेजों ने पहला मराठा युद्ध उस समय लड़ा, अंग्रेजों ने फर्स्ट मराठा वॉर उस समय लड़ा जब उनकी दशा बहुत खराब थी। यह सवाल आया है 1998 में। इसके बाद 2004 में एक सवाल आया है कि सलवाई की संधि न तो अंग्रेजों के लिए सम्मानजनक थी और न ही उनके हितों के लिए आवश्यक। यह सवाल जो है 2004 में आया है। ठीक है। हां, यानी कि फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वॉर है उससे यही 2-3 सवाल आए हैं। इसके बाद बाकी सवाल सेकेंड से आए हैं, कुछ थर्ड वॉर से आए हैं, उसको हम बताएंगे उस समय। तो बच्चों, आपको 2 काम करना है। पहला काम तो यह करना है कि जो आपके पास वह बुक होगा, आपके पास पेपर तो होगा, तो जो आपने पेपर लिया है 10 सालों का, 15 सालों का, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उसको आपको लिखना होगा। और उनके अलावे
जो क्लास में हम कुछ अलग प्रश्न देंगे उसको भी लिखना होगा, और दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे तो आपके पास काफी प्रश्न हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट राइटिंग। पहला सवाल पहला सवाल पहला सवाल है कि सलबाई की संधि से अंग्रेजों ने मराठों से 20 साल खरीद लिया। 20 साल खरीद लिया, 20 इयर्स, 20 साल खरीद लिया, 20 साल खरीद लिया। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, सलबाई की संधि में मराठों का कूटनीतिक पराजय हो गई। कूटनीतिक पराजय हो गई। सलवाई की संधि में मराठों का कूटनीतिक पराजय हो गई, यानी कि डिप्लोमेटिक डिफीट हो गई। ठीक है। तीसरा सवाल, यद्यपि मराठे प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष में पराजित नहीं हुए, लेकिन संधि के टेबल पर पराजित हो गए। यद्यपि मराठे प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष में पराजित नहीं हुए, लेकिन संधि के टेबल पर पराजित हो गए। ये 3 सवाल हो गया। अब चौथा सवाल लेते हैं हम। आपने लिख लिया? हो गया है? हैव यू रिटन दिस? चौथा सवाल, सलवाई की संधि ब्रिटिश कंपनी के लिए न तो लाभदायक थी, न ही सम्मानजनक। टिप्पणी कीजिए।
नंबर 5, अंग्रेजों ने मराठों के साथ अपना प्रथम संघर्ष तब किया जब वे अपना बुरे दौर से गुजर रहे थे। नंबर 6, प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि मराठों की संजीवनी शक्ति अभी समाप्त नहीं हुई है। ठीक है, अंग्रेजों ने मराठों के साथ अपना प्रथम संघर्ष तब किया जब वे अपना बुरे दौर से गुजर रहे थे। प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि मराठों की संजीवनी शक्ति अभी समाप्त नहीं हुई है। ये 6 क्वेश्चंस आपके पास आ गया, ये 6 प्रश्न आपके पास आ गया। ठीक है, इसको लिखिएगा। ठीक है, इसको पहले पढ़िएगा फिर लिखिएगा। पहले अपने से प्रयास करना है, और जब नहीं आएगा तो आप हमसे क्लास में पूछिएगा कि सर जरा इसको बता देना, इसमें करना क्या है। ठीक है, मिटा दें इसे। हो गया है, राइट फास्ट, जल्दी से लिखिए। ठीक है, आप देखोगे कि जो 6 प्रश्न हमने दिया है आपको, वो सब एक ही तरह का प्रश्न है। बस हमने क्या किया है कि प्रश्नों को बनाने के लिए केवल हमने शब्दावली में बदलाव किया है, केवल शब्द में बदलाव हुआ है, बाकी पूरा उसका मैटर वही होगा, आंसर वही होगा। ये थोड़ा सा सोचना होगा कि किस बात को पहले लिखा जाएगा और किस बात को उसके बाद लिखा जाएगा, बस यही सोचना होगा, बाकी सारा मैटर वही रहेगा। ठीक है, तो आइए हम दूसरा लेते हैं, द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष। द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष, द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, समय है 1803 से लेकर 1806 के बीच, 1803 से 1806 के बीच, 1803 टू
1806 मुख्य पार्टी ब्रिटिश कंपनी है। जिसका गवर्नर जनरल है लॉर्ड बेलेस्ली। 1798 टू 1805 इसका कार्यकाल है। लॉर्ड बेलेस्ली का कार्यकाल है 1798 से 1805। ब्रिटिश गवर्नर जनरल है। और दूसरी पार्टी जो है मराठा है। दूसरी पार्टी मराठा हो गया। अब तीसरा घटनाक्रम का विकास। घटनाक्रम का विकास। घटनाक्रम का विकास। ठीक है, तो आइए हम अब सीधे आते हैं घटनाक्रम का विकास पर। ये बेसिक चीजें हैं। वार कब होता है, वार किसके बीच में होता है। अब आ गए हम कि घटनाक्रम का विकास कैसे होता है, यानी हम यहां कैसे पहुंचेंगे। 1803 में हमें पहुंचना होगा ना भाई। आप देखोगे कि 1782 में संधि हो गई। 1782 में सलवाई की संधि हो गई। और सलवाई की संधि के बाद दोनों पक्षों में क्या हुआ, शांति स्थापित हो गया। भाई आप हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, तो दोनों पक्ष अब शांत हो गया। तो 1782 से लेकर 1803 यानी लगभग करीब 20 साल हो गया। अब 1782 से 1803 के बीच में 20 साल। अब 20 साल में क्या हुआ वो तो बताएंगे ना हम, तभी जाकर पता चलेगा ना वार क्यों हुआ। तो यानी कि अब हम लोग चर्चा करेंगे कि 1782 से 1803 के बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटती है और जिसके कारण अंतोगत्वा सलवाई की संधि भंग हो जाती है और दोनों पार्टी आमने सामने आ जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं घटनाक्रम का विकास। इसमें सबसे पहला बिंदु लिखिए, सबसे पहला पॉइंट। हां ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए। लिखिए 1798 में 1798 में 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली भारत में ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल बनता है। गवर्नर जनरल बनता है। गवर्नर जनरल बनता है। स्वभाव से बेहद साम्राज्यवादी। स्वभाव से बेहद साम्राज्यवादी। स्वभाव से बेहद साम्राज्यवादी वेलेस्ली स्वभाव से बेहद साम्राज्यवादी वेलेस्ली ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकतम प्रसार करना चाहता है। प्रसार करना चाहता है। ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकतम प्रसार करना चाहता है।
स्थितियां भी अनुकूल है, स्थितियां भी अनुकूल है, स्थितियां भी अनुकूल है, स्थितियां भी अनुकूल है। जैसे स्थितियां भी अनुकूल है और जरूरी भी, ऐसे लिखिएगा, स्थितियां भी अनुकूल और जरूरी है। इन स्थितियां भी अनुकूल और जरूरी है। जैसे नंबर वन, पहला नंबर वन, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। कपास का मांग था, कपास का मांग बढ़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, कपास का मांग बढ़ रहा था, कपास का मांग बढ़ रहा था, कपास का मांग बढ़ रहा था। नंबर वन। नंबर टू, ब्रिटिश कंपनी अपने घरेलू समस्याओं से, ब्रिटिश कंपनी अपने घरेलू समस्याओं से उबर चुकी थी, उबर चुकी थी। ब्रिटिश कंपनी अपने घरेलू समस्याओं से उबर चुकी थी, अपने घरेलू समस्याओं से उबर चुकी थी, अपने घरेलू समस्याओं से उबर चुकी थी। नंबर थ्री, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम भी समाप्त हो चुका था, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम भी समाप्त हो चुका था, भी समाप्त हो चुका था। उस मोर्चे पर भी इंग्लैंड, उस मोर्चे पर भी इंग्लैंड अब निश्चिंत हो चुका था, उस मोर्चे पर भी इंग्लैंड अब निश्चिंत हो चुका था, निश्चिंत हो चुका था। नंबर फोर, भारत में निजाम मैसूर जैसे राज्यों पर ब्रिटिश कंपनी का प्रभाव काफी मजबूती से स्थापित हो चुका था। भारत में निजाम मैसूर जैसे राज्यों पर ब्रिटिश कंपनी का प्रभाव काफी मजबूती से स्थापित हो चुका था। आप देखेंगे इसका पतन हो गया, मैसूर समाप्त हो गया 1799, मैसूर समाप्त 1799। निजाम पहले से अपना प्रभाव में था, निजाम पहले से ही प्रभाव में था, यह विरोधी था मैसूर, वो समाप्त हो गया।
1799 में। रास्ता क्लियर है बिल्कुल, इतना हो गया। स्थापित। तथा 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 मराठे भी अब तथा मराठे भी अब अंदर से मराठे भी अब अंदर से बिखरने लगे थे। मराठे भी अब अंदर से बिखरने लगे थे। मराठे भी अब अंदर से बिखरने लगे थे। आपसी एकजुटता, आपसी एकजुटता, आपसी एकजुटता का मराठों में अभाव था। आपसी एकजुटता का मराठों में अभाव दिख रहा था, दिख रहा था। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट। लॉर्ड वेलेस्ली को अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को अभिव्यक्त करने के लिए अभिव्यक्त करने के लिए नेपोलियन के संभावित आक्रमण का एक बहाना मिल गया, एक बहाना मिल गया। लॉर्ड वेलेस्ली को अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को अभिव्यक्त करने के लिए नेपोलियन के संभावित आक्रमण का एक बहाना मिल गया, का एक बहाना मिल गया। परिणाम स्वरूप उसके द्वारा सहायक संधि के प्रस्ताव को, उसके द्वारा सहायक संधि के प्रस्ताव को भारतीय शासकों के समक्ष, सहायक संधि के प्रस्ताव को भारतीय शासकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे मराठों ने इनकार कर दिया, जिसे मराठों ने अस्वीकार कर दिया, जिसे मराठों ने अस्वीकार कर दिया। क्योंकि सहायक संधि का अर्थ है अपनी संप्रभुता, अपनी संप्रभुता, स्वतंत्रता, गरिमा को गिरवी रखना, क्योंकि सहायक संधि का अर्थ है अपनी संप्रभुता, स्वतंत्रता तथा गरिमा को गिरवी रखना। गिरवी जानते हैं ना, किसी के पास अपना सामान रख देना कि भाई इसको रख लीजिए, हम भुगतान करेंगे तो आप हमारा सामान दे दीजिएगा, गिरवी रखना। ठीक, इतना हो गया। अगला पॉइंट,
मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड के द्वारा, बाजीराव सेकंड ने यशवंतराव होलकर, मराठा सरदार जशवंतराव होलकर के भाई बिट्ठू जी का हत्या करवा दिया। मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड के द्वारा मराठा सरदार यशवंतराव होलकर के भाई बिट्ठू जी का हत्या करवा दिया गया। प्रतिशोध में होलकर ने बाजीराव सेकंड तथा उनका सहयोगी सिंधिया के संयुक्त सेना को पराजित करके मैंने कहा प्रतिशोध में होलकर ने बाजीराव सेकंड तथा उनका सहयोगी सिंधिया के संयुक्त सेना को पराजित करके पूना पर अधिकार कर लिया। निराश पेशवा ये अंतिम सेंटेंस होगा आज का। निराश पेशवा लॉर्ड वेलेस्ली के साथ दिसंबर 1802 में बेसिन की संधि कर लिया। निराश पेशवा लॉर्ड वेलेस्ली के साथ, ऐसे लिखिए, निराश पेशवा नाम लिख लीजिए, बाजीराव सेकंड नाम भी लिख लीजिए। निराश पेशवा बाजीराव सेकंड लॉर्ड वेलेस्ली के साथ दिसंबर 1802 में बेसिन की संधि कर लिया। अब बेसिन की संधि में क्या क्या कहा गया, उसमें कौन कौन से शर्तें थी, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कोई जल्दीबाजी में काम नहीं करना है। और जो बेसिन की संधि हम बताएंगे वहां से भी करीब 4-5 सवाल आपको मिलेंगे। तो आइए हम अपनी सेवा को समाप्त करते हैं।
और शायद कल छुट्टी है क्या? आपके पास मैसेज कुछ आया है? 2 दिन छुट्टी भी है क्या? हाँ, तो 2 दिन छुट्टी है, इसका मतलब है कि कल 18 है और 19, 18-19 को 2 दिन छुट्टी है। कितने दिन छुट्टी है? 2 दिन छुट्टी है ना? ठीक है, 2 दिन है, 2 दिन है। तो चलिए 2 दिन के बाद हम लोग एक बार मिलते हैं। 19-20 सही बोल रहे हैं आप। तो 2 दिन के बाद मिलते हैं, और तब तक के लिए आप लगातार जो हमने क्वेश्चन दिया है उसको लिखिए, और कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइए। देखिए, मैं बहुत मेहनत के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, और थोड़ा भी आपके अंदर हिम्मत होगा और थोड़ा भी आपके अंदर एक सपना होगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप पास कर जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतना क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं कि सोचिए कि जो बच्चा इतना क्वेश्चंस लिखेगा वो पास क्यों नहीं करेगा। तो चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।